अब मैं श्री संदीप बंधु जी को आमंत्रित करूंगा कि पूरे विषय पर वे व्यापकता से अपनी बात करें। पंडित जी के विषय और उनके विचार को लेकर जिस शोध संस्थान की स्थापना की गई, यहाँ पर किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, कृपया हम सबको इसके विषय में बताएं। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री प्रमोद भार्गव साहब, श्री देव माली साहब तथा उपस्थित सभी जनों, आज का बड़ा एक हर्ष का विषय है कि आप लोग उपस्थित हुए और आज का जो विशेष मौका है वो हम लोगों का जो आदर्श विद्यालय के 100 वर्ष पूरे हुए हैं उस पर याद करने का मौका है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि श्री प्रमोद भार्गव साहब वहाँ आदर्श विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और उनका एक बड़ा मर्म से भरा हुआ तथा एक भावनात्मक पंडित गोपाल कृष्ण प्राणिक पर उनका वक्तव्य हमने सुना, उद्बोधन सुना। और इसके साथ उनके द्वारा जो कहा गया कि पंडित गोपाल कृष्ण प्राणिक जी पे शोध के साथ साथ उनका जो मौलिक कार्य है उसको सामने लाया जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, ये शोध संस्थान प्रयास करेगा। और मेरा उनसे अनुरोध है कि इस संबंध में वो हमें समय से मार्गदर्शित करते रहेंगे तथा जो भी सहयोग अपेक्षित है संस्थान को देते रहेंगे। और बड़ा हर्ष का विषय है कि उनके मार्गदर्शन में ही यहाँ पे श्री हृदय शर्मा जी द्वारा फर्स्ट PhD जो पंडित जी पे राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है उसमें क्रांतिकारी भूमिका जो आदर्श विद्यालय पंडित गोपाल कृष्ण प्राणिक जी की रही, उनके मार्गदर्शन में तथा प्रोफेसर संध्या भार्गव जी के मार्गदर्शन में उनके द्वारा PhD कराई गई, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक विषय और है कि आज हमारे बीच में जो प्रमोद भार्गव जी उपस्थित हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके उत्तम कृति के लिए, जो सहरिया आदिवासियों के जीवन तथा संस्कृति में उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका विमोचन हुआ है, उसके लिए मैं उनको पुनः पुनः साधुवाद देता हूँ। उल्लेख है, अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी जी। अच्छा, एक और विषय था जिसमें पंडित जी का राष्ट्रीय स्तर पे प्रचार प्रसार तथा ये सब चीजें उनका जो है रिकॉग्निशन होना चाहिए। तो जैसा आपने बोला कि पत्रकारों की तरफ से तथा शिवपुरी की तरफ से, मैं चाहूंगा कि उस पर आप लोगों का सहयोग लिखित में मिले और जिससे हम केंद्र सरकार राज्य सरकारों से संपर्क कर अपना एक अनुशंसा प्रेषित करें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से मूवमेंट होगा। आज का जो मूल विषय था कि आदर्श विद्यालय के 100 वर्ष की जो स्थापना हुई है उसको हम लोग स्मरण कर रहे हैं। उस विषय में सबसे मूल बात मेरे को जो समझ में आती है वो आदर्श विद्यालय की स्थापना जो 12 जनवरी 1921 में हुई वो एक साधारण घटना नहीं थी। उसके पीछे एक बहुत लंबा पंडित जी का संघर्ष था 21 सालों का, और उनका जो अनुभव रहा राष्ट्रीय जो उस वक्त का स्वाधीनता आंदोलन जो चल रहा था, उनकी जो बैठक थी तमाम विचारधाराओं के साथ में, और जो उनका चिंतन मनन था उसका एक वो निचोड़ था। और केवल उस स्वतंत्रता आंदोलन का जो एक दौर था उसमें उनके द्वारा जो अनुभव किया गया मूल रूप से वो एक पौराणिक सांस्कृतिक स्कॉलर थे, पर उसके बाद 1911-10 के लगभग वो आर्य समाज के टच में आए। उनका बड़ा संपर्क बनारस से रहा और बनारस में डॉक्टर केशव देव शास्त्री के उनको संपर्क में आए, जो कि एक उस समय बड़े प्रसिद्ध आर्य समाजी थे। और उन आर्य समाज के टच में आने के बाद उनका जो आगे ग्रोथ हुई वो दिल्ली में हुई। श्री राम लेन करके एक जगह है जो शायद कैनाट प्लेस के पास में एक मेडकॉफ रोड कहते हैं, वहाँ पे उनका यंग लाइफ जो होती है वो गुजरी। वो उनका जो निवास स्थान था उस समय के जो आर्य समाजी थे राय बहादुर प्यारेलाल जी, जो उस वक्त की बहुत बड़ी फर्म हुआ करती थी प्यारेलाल एंड सन्स, जो उस वक्त विदेशों में जो नई नई गाड़ियाँ निकली थी 4 व्हीलर्स, उसके वो हिंदुस्तान के केवल एक डीलर हुआ करते थे। और तो उनके साथ उनका एक बचपन गुजरा। केशव देव शास्त्री जी का आना जाना था, साथ में लाला लाजपत राय साहब का भी आना जाना था।
तो इस तरीके से उनका दिल्ली से संबंध स्थापित हुआ और जो लाहौर से भी उनका संबंध रहा। मेरे जो रिसर्च में मैंने फाइंड आउट किया है कि जो उनकी मूल कृतियाँ थी, जो चर्च जहाँ उनका जन्म हुआ, वहाँ उनका एक परंपरागत जो घर था, जो एक आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती थी, तो जो उनके पुराने जो उनके लिपियाँ थीं या शास्त्र थे या जो भी उनकी किताबें थीं उनके पूर्वजों की, उनको जब संस्कृत से थोड़ा सा विषम पैदा हुआ, जैसे कि भार्गव साहब ने बोला, और अंग्रेजी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बनारस जाने के बाद, दिल्ली जाने के बाद। तो उन्होंने पूरा वो संग्रह जो है लाहौर में, जो आज की तारीख में मायो यूनिवर्सिटी जो है, मुस्लिम एंग्लो यूनिवर्सिटी जो है, लाइब्रेरी जो है लाहौर में, वहाँ पे आज की तारीख में वो भी संरक्षित हैं, वो किताबें उनके घर की, चर्च की। तो एक बड़ा एक संस्कृत का सारा संकलन उन्होंने वहाँ पे दान दिया। उसके बाद जैसे कि भार्गव साहब ने बताया है कि उन्होंने इतनी सारी विचारधाराओं का समन्वय कैसे किया और उस द्वंद्व को उन्होंने कैसे समन्वय में स्थापित किया। तो मैं रिसर्च करने पे जो पाया उसमें यह है कि वो मूल रूप से सनातन धर्मी लोग थे, जो हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति से प्रभावित है और उसका एक निरंतर प्रवाह जो हजारों साल से चलता चला आ रहा है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लगातार बना रहा, उसके वो पोषक थे, उसकी उनकी समझ थी और सनातन संस्कृति को पकड़ के वो उन्होंने सारी चीज़ों को साधने की कोशिश की और उसमें आर्य समाज का जो गर्म तत्व जिसे हम कह सकते हैं वो उसमें समावित हुआ। और इसी के तारतम्य में उनके द्वारा होम रूल मूवमेंट जो 1516 में चालू हुआ, उनके द्वारा अल्प आयु मतलब बाल आयु में उनके द्वारा भाग लिया गया और 1916 में लखनऊ कांग्रेस का जो अधिवेशन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसका अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ, जिसमें दोनों गर्म दल और नरम दल मिले। वो उनका प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन था, क्योंकि उस वक्त भारतीय राजनीति में, विशेषकर कांग्रेस की राजनीति में, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय रियासतें हैं वहां से भाग नहीं ले सकता था। इसलिए उन्होंने अजमेर से जो उपाध्याय जी थे, हरि बाबू उपाध्याय थे, उनके साथ मिलकर अजमेर से मेंबरशिप ली कांग्रेस की, तथा उन्होंने वहां पे लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया। वहां से उनका कांग्रेस का जुड़ाव चालू होता है और उसके बाद वो विशेषकर जब उदय हुआ गांधी जी का 16-17 के लगभग, हिंदुस्तान की राजनीतिक जो स्वतंत्रता संग्राम है कांग्रेस के अंदर, उनके कारणों से थोड़ा प्रभावित हुए। वो प्रभावित होके ही वो 1917-18 में साबरमती आश्रम में रहे 6 महीने। उनका पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हुआ गांधी जी से, काफी चीजों में समानता थी, काफी चीजें उन्होंने वहां से सीखी और परंतु बहुत लंबा एक उनके साथ रहने का मौका उनको नहीं मिला। और उसके बाद गांधी जी के जो विशेष जो अभियान चालू हुआ 1920 में, जो नागपुर अधिवेशन जिसे कहते हैं, उसमें कांग्रेस को एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आगे बढ़ाया गया, जिसमें उसमें संविधान भी फॉर्म हुआ कांग्रेस का और उसमें एक रचनात्मक कार्यक्रम कैसे हो उसको आगे बढ़ाया गया, असहयोग आंदोलन जो हो उसको स्टार्ट किया गया। तो वो सारी गतिविधियों से इतना प्रभावित हुए और वो गांधी जी के दर्शन को भी उन्होंने अपना लिया। तो गांधी जी का एक दर्शन उनके साथ हो गया, पूर्व जो उनका आर्य समाजी जो दर्शन था वो उनके साथ था। इसके बाद बड़ी उम्मीदों से उन्होंने उस चीज को आगे चालू किया, पर उनको लगा कि ये सारा मूवमेंट जो है ब्रिटिश इंडिया में है और रियासतों में इसका कोई पूछ परख नहीं है। जबकि देश आजाद हो जाए ठीक है, पर क्या देश आजाद होके क्या रियासतों जैसा हो जाएगा? इसमें जो आपके साहूकार हैं या जो मनी लेंडर्स हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो आम पब्लिक को दबा रहे हैं, इनको हमें इनसे मुक्त करना है। आफ्टर आज़ादी भी हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है अंग्रेजों से, पर साथ में इन विकृतियों से भी हमें आज़ाद होना है, इन बीमारियों से भी आज़ाद होना है, इन कुरीतियों से आज़ाद होना है। तो उनके मन में ये विचार 1921 में आया कि जब गांधी जी ने ब्रिटिश इंडिया में 3 राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना की, तो उन्होंने कहा कि हिंदू रियासतों में क्यों नहीं,
इसी तारतम्य में उन्होंने सबसे पहले अपनी जिसे कह सकते हैं कि भारतीय रियासतों में सबसे पहली राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना स्वयं उन्होंने 1921 में 12 जनवरी को आदर्श विद्यालय के रूप में की। ये उसका पृष्ठभूमि थी। और ये जो पूरी जागीर के भटनावर ग्राम में स्टार्ट किया, और जो 12 जनवरी को स्टार्ट किया वो 7 विद्यार्थी थे। तो जिसको एक प्रारंभिक तौर पर दिखाई देता है कि एक केवल स्कूल खोला गया, स्कूल नहीं था, वो एक बड़ी विचारधाराएं, संघर्ष, द्वंद्वों का निचोड़ था जो उन्होंने निकाला। और उसके बाद जो आदर्श विद्यालय की अगर हम उसको स्टडी करें तो 1921 में मात्र 7 विद्यार्थी जो विद्यालय चालू हुआ, और जिसमें एक ही टीचर थे, पंडित गोपाल कृष्ण पुराणिक जी। उनके द्वारा आप देखेंगे कि उसका अगर हम 15 साल की स्टडी करते हैं आदर्श विद्यालय की, प्रथम 15 साल की, 1921 से लेकर 1935 तक की, तो हमें बड़े आश्चर्यजनक चीजें वहां प्राप्त होती हैं। क्योंकि जो भी हमें अभिलेख है जिसके बारे में हम जानते हैं आज की तारीख में आदर्श सेवा संघ आदर्श विद्यालय को, वो 1938 से जो रूरल इंडिया प्रकाशित है, केवल उनके ही आलेखों से हमें प्राप्त होता है, जो कि 1938 से हुआ है। उसके पहले के आलेख हमारे पास नहीं है आज की तारीख में, ना आदर्श विद्यालय के पास है। परंतु जो हमारी रिसर्चेस हुई उसमें मालूम पड़ा कि कैसे एक गांव भटनावर से एक टीचर पंडित गोपाल कृष्ण पुराणिक जी द्वारा 7 विद्यार्थियों के साथ जो विद्यालय का कार्य प्रारंभ किया गया, वो कैसे 15 साल के अंदर एक क्रांतिकारी रूप उसने लिया। 15 साल बाद 1935 का जो रिसर्च मेरे पे है उसमें यह है कि ये जो एक केंद्र से चालू हुआ था भटनावर से, वो 75 केंद्रों पर बिखर गया। पोहरी जागीर के साथ साथ आपके भिंड का कुछ अंश था, ग्वालियर का अंश था, श्योपुर का अंश था। इस क्षेत्र में 232 ग्रामों में वो सारी चीजें फैल गई, स्कूलों में फैल गई। और जो यहाँ एक टीचर हुआ करता था, वहां 35 टीचर एक साथ हो गए। दूसरा पॉइंट, यहाँ 7 विद्यार्थी से शुरुआत की, वो 1935 में 1200 विद्यार्थी प्रति वर्ष हो गए। एक रेडिकल चेंज दिखाई देता है। और ये सारी चीजें तब हुई जब 1921 में करेरा कॉन्फ्रेंस हुई। उसने भी सोचा कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं और ये सब पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही हैं, तो इसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम माना गया। तो संस्थाएं आपको मतलब उस वक्त की जो सरकारें थी या जो भी उस वक्त की अथॉरिटीज थी, वो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद 1922 में हम देखते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय था 1921 में, आदर्श विद्यालय भटनावर में, 1922 में वो हिंदी का मिडिल स्कूल हो जाता है 1 साल के अंदर। जो 21 में प्राथमिक विद्यालय था वो 22 में मिडिल स्कूल हो जाता है हिंदी का। और 1923 में वो जाकर मिडिल स्कूल इंग्लिश हो जाता है, जो कि ग्वालियर स्टेट की बोर्ड से जुड़ जाता है 1923 में। जबकि 1922 में उनके खिलाफ पोहरी के जागीरदार खुद कार्रवाई करते हैं और सर्कुलर पास करते हैं। 1923 में जबकि ग्वालियर महाराजा की तरफ से एक सर्कुलर पास होता है उनके खिलाफ। और 1925 में फर्स्ट मैट्रिकुलेशन इन इंग्लिश वहां स्टार्ट होता है आदर्श विद्यालय में 1925 में। 5 साल के अंदर हम देखेंगे तो जो विद्यालय एक टीचर से स्टार्ट हुआ था, वो जाके आपके मैट्रिकुलेशन, फर्स्ट मैट्रिकुलेशन स्कूल जो होता है, जो ये बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से उसका जुड़ाव था, एफिलिएटेड था। और 500 विद्यार्थी प्रति वर्ष वहां पे पढ़ने आते थे 1925 तक। तो एक ड्रामेटिकल हमें इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मात्र स्कूल था, वो किसी बड़े प्रायोजन के हिसाब से उसका क्रिएशन किया गया था। अब बात आती है कि इस क्रिएशन पोहरी में क्यों किया गया। पोहरी जागीर के भटनावर गांव में, भटनावर गांव एक छोटा सा गांव था। पोहरी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। उस जमाने में वहां जाने के लिए पहले ग्वालियर आना पड़ता था, ग्वालियर का शिवपुरी जाना पड़ता था, शिवपुरी से पोहरी आना पड़ता था। बड़ा दुर्गम रास्ता था। उसमें उस वक्त बड़ा एक कठिन रास्ता था। पर उतने प्रथम 5 सालों में हम देखेंगे कि वहां जो पढ़ाने लोग आए 22, 23, 24, 25, 26 में, वो लोग आपके मद्रास से आए जो ग्रेजुएट्स थे,
बंगाल के रहने वाले थे, दिल्ली के रहने वाले थे। इसमें एक और मैं उल्लेखनीय चीज बताऊंगा कि जो प्यारेलाल जी थे, जिनके साथ उनका लालन पालन हुआ 1916, 17, 18 तक दिल्ली में, जो मैंने पहले बताया था, राय बहादुर प्यारेलाल जी, उनका बच्चा जो बेटा था रघुनंदन प्रसाद, वो खुद कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे और नेहरू जी के साथ कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे और 1923-24 में उन्होंने आदर्श विद्यालय में आके अध्यापन कार्य किया है, जो बाद में आगे चल के दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने। और आज जो अशोका लीलैंड आप लोग देखते होंगे, जो ट्रक 1955 में उन्होंने स्थापित किया, वो और जो उन्होंने नाम अपने बेटे का नाम था अशोक, उसके नाम पे अशोक लीलैंड चालू किया। तो ये आप ना लगा सकते हैं कि पंडित जी से कितने लोग कैसे प्रभावित थे। तो सारे टीचर्स उस वक्त आते थे बाहर से, वो पढ़ाई करते थे, पर इसके बावजूद भी पंडित जी ने महसूस किया कि कहीं ना कहीं आदर्श विद्यालय में लोग आते हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं, इलाका ठीक नहीं है, लोगों को रहने में तकलीफें हैं, सुविधाएं नहीं है। तो उन्होंने महसूस किया ये लोग ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं सकते हैं। उसी का परिणाम निकला कि 26, 27, 28, 29, 30 में आप देखेंगे कि 10वीं के बाद, मैट्रिकुलेशन के बाद, उन्हें सारे अपने जो मुख्य विद्यार्थी थे उनको दिल्ली से, आगरा से, बॉम्बे से, बनारस से ग्रेजुएशन कराया उस जमाने में। और ग्रेजुएशन जिसमें नाम हरिशंकर द्विवेदी जी, बेदचरण पारासर जी, हरिनिवास द्विवेदी जी, मेरी खुद की बुआ जी विद्यावती जी इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली से पढ़ी है उस जमाने में, 100 साल पहले। सरोज कुमार जी, राम गोपाल गुप्ता जी, ये हिंदू कॉलेज से पढ़े हैं। ये सभी का अध्ययन उन्होंने बाहर कराया और बाहर कराने के बाद जब ये लोग सब खुद योग्य बन गए, ग्रेजुएट हो गए थे, इनको वापस बुला के उसका आदर्श विद्यालय का सारा संचालन, आदर्श विद्यालय के अंतर्गत जो ग्राम विकास के कार्य हो रहे थे उनका संचालन, जो आपके स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम कला मंदिर का जो केंद्र था, कुटीर उद्योगों केंद्र था, इनके मार्फत से संचालित करने लगे। इसके अलावा उन्होंने अपने विद्यार्थी रति राम जी को साबरमती आश्रम भेजा 27-28 में। इसके अलावा परमानंद पुराणी जी को बड़ौदा भेजा। ऐसे कई लोगों को सोदपुर आश्रम भेजा, शांति निकेतन भेजा और वहां से जो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो लोग वहां से सीख के आए। तो 1921 से लेकर 1931 तक का जो दशक था उसमें आदर्श विद्यालय में एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि जो स्कूल एक विद्यार्थी से चालू, एक टीचर से, वो 7 विद्यार्थी चालू हुआ, एक गांव से चालू हुआ, वो 31 तक 60 गांव में संचालित था। 75 जगहों से लोग पढ़ने आते थे। 31 की बात मैं बता रहा हूं। उन जब तक आदर्श सेवा संघ का गठन नहीं हुआ उसके पहला पूरा संचालन आदर्श विद्यालय के हेड ऑफिस से होता था। पूरा आपके जो क्षेत्र था जिसमें रूरल रिकंस्ट्रक्शन सेंटर जो बनाया था, अलग अलग चर्च में था, गोवर्धन में था, कांकरा में था, अशोकपुर में था, आपका रायरू में था और इधर जामुना में था, भिंड में। और उसका जो संचालन जो करते थे इन्हीं के कार्यकर्ता लोग करते थे और स्वयं से भी होके, और बड़ा मिनिमम उनको तनख्वाह मिलती थी और एक श्रद्धा भाव से, सेवा भाव से लोग कार्य करते थे। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आदर्श विद्यालय की स्टार्टिंग फेज में कि इनका क्रांतिकारी गतिविधियों से बड़ा संबंध रहा। चोरी चोरा कांड जो हुआ 1922, उससे यंग लोगों को बड़ी निराशा हुई और विशेषकर पंडित जी उसमें 22 साल के थे, उनको निराशा हुई क्योंकि जो उम्मीद गांधी जी ने जगाई थी आजादी को लेके, रचनात्मक कार्यों को लेके, उससे निराशा का भाव पूरे राष्ट्र में उस वक्त फैला और क्रांतिकारी गतिविधियां चालू हुई। और उस दौर में बिस्मिल साहब थे, आर्य समाजी थे, वो भी पूर्ण रूप से पंडित जी संबंध था। जो काकोरी के लोग थे, कांड के लोग थे, वो जैसा आपने बताया छदम लोग से आके रहते थे। तो 25 तक ये सारी कार्रवाई हुई, इसलिए 22, 23, 24 में आप देखेंगे सर्कुलर के खिलाफ जारी हुई। ये मेन कारण है। फिर ये मामला कैसे भी शांत हुआ और ये सब जिनके विद्यार्थी जो बाहर पढ़ने गए 27, 26, 27, 28 तक ये लोग ना अध्ययन कर रहे थे। इसी बीच में घटना होती है साइमन कमीशन वाली, जो लाहौर में हिंदुस्तान आया और लाहौर में लाला लाजपत राय साहब की हत्या हुई, जिसे हम हत्या कहते हैं, पर वो शहीद हुए थे। उस घटना से पूरा आक्रोश पैदा हो गया आर्य समाज में, राष्ट्रीय आंदोलन में और विशेषकर पोहरी में, आदर्श विद्यालय क्षेत्र में। और ये सब लोग यंग थे, चाहे राम गोपाल जी हों, चाहे आपके
हरिशंकर जी हों, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध था इनका। और उसमें से दो तीनों के तो नाम मेरे को मालूम है, जयराम श्रीवास्तव, कैलाशपति अस्थाना, ये सब लोग यहाँ पे छद्म से इन्होंने यहाँ पे कार्य किया। जिन सभी का नाम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भी आया है और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में भी आया है, वो अभिलेख मेरे पास मौजूद है। तो एक दिशा इस तरफ मुड़ गई क्रांतिकारियों की तरफ, और दूसरी दिशा ये थी कि कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। ये भी आपको जान के हैरानी होगी कि 1928 में जब कांग्रेस के अंदर मतभेद पैदा हो गया कि डोमिनियन स्टेटस लें या फुल इंडिपेंडेंस लें, इसको लेके मोतीलाल नेहरू कमेटी भी बनी और बड़ा डिफरेंस था कांग्रेस में उन लोगों को लेके। अभी रेडिकल यंग तबका था, वो चाहता था फुल इंडिपेंडेंस, तो उसके लेके जो मुख्य कांग्रेस थी वो सहमत नहीं थी। तो यंग लोगों ने एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई 1928 में, जिसमें सुभाष बाबू भी थे। 5 लोगों की लीग थी, 5 लोग थे उसमें मेंबर, जो मेन वर्किंग कमेटी थी, और जवाहरलाल नेहरू उसमें सेक्रेटरी हुआ करते थे। उसमें आदर्श विद्यालय के हरिशंकर द्विवेदी जी उसमें मेंबर थे 5 लोगों में। और मेरे को पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, पर उनके व्यक्तिगत संस्करण में है जो प्रकाशित हो गए, तो आप देखेंगे उन्हें कुछ कमेंट किए नेहरू जी के बारे में। उसमें वो बड़े सार्थक कमेंट हैं जो आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। पुस्तक जब छपेगी जो शायद आप लोग जानेंगे, अभी मेरा बोलना उचित नहीं। तो वो ग्रुप था, एक कांग्रेस के साथ रहा, दूसरा रेडिकल क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहा, और इसके साथ वो लोग लौट के फिर जब वापिस पोहरी भटना पर आए तो उन्होंने अपना जो रचनात्मक कार्य है, शिक्षण का कार्य है, उसमें चालू किया उन्होंने। एक चीज और है कि उस जमाने में शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व था। पंडित जी अंग्रेजी को भी महत्व देते थे उतना ही संस्कृत को देते थे, परंपराओं को भी देते थे, तो आधुनिकवाद को भी देते थे। उनके सबसे मुख्य जो किताब थी जो बच्चों के लिए मंगाते थे, उनकी लाइब्रेरी बहुत विस्तृत जमाने में। आदर्श विद्यालय की लाइब्रेरी अकेली ही नहीं, उनके जो उनको सहयोगी जो थे सरदार सितोले साहब, उनकी वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी हिंदुस्तान में थी उस जमाने में। सारी पुस्तिकाएं परंपरागत हिंदुस्तान की और बाहर की सारी आती थी। और पोहरी में जो उस जमाने की सारी किताबें वो आया करती थी। विशेष रूप से आप देखें मॉडर्न रिव्यू और स्वतंत्र भारत, अद्भुत भारत, ये सारी मैगजीन हर महीने आती थी। और इन मैगजीन्स का, इन किताबों का वो पूरे अपने क्षेत्र में 232 गांवों में शिक्षण कार्य के साथ साथ उसका रोटेटिंग लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो क्या कहना चाहिए, ऊँटों के माध्यम से लाद के वो हर जगह के सेंटरों में चलता था। इस तरीके से उन्होंने एक ज्ञान का प्रचार प्रसार का कार्य किया। इसी के साथ आदर्श विद्यालय ने 1931 के पहले, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ 31 के पहले इसलिए क्योंकि उसका पूरा जो कार्य था आदर्श विद्यालय के द्वारा ही संचालित था। 1931 में आदर्श सेवा संघ की स्थापना होने के बाद ये सारा काम फिर एक संस्था के पास चला गया। उन्हीं की संस्था थी, एक अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज में काम होने लगा। तो ग्राम विकास के जो सेंटर्स थे 1928 में तक काफी ज्यादा ऐसे कहना चाहिए उसमें कार्य होने लगा। स्थिति ये थी कि पंडित जी स्वयं अपने गांव में जाके ये ग्राम विकास के कार्यों में, ग्राम विकास को ग्राम विकास नहीं बोलते थे, उनका ये कहना था ग्राम पुनरुत्थान। विकास नाम की चीज नहीं, हमारे गांव तो पूर्व से ही विकसित थे, रूरल रिकंस्ट्रक्शन सेंटर्स। उनका कहना है ये बीच के काल में, मध्य काल में हमारे गांव का अवनति हुई है, हमें इनको पुनरुत्थान करना है। पुनरुत्थान का कार्य वो करते रहे और 1931 में जाके आपके आदर्श सेवा संघ की स्थापना हुई। उसके पूर्व आप देखेंगे कि मैंने बताया 75 जगह से लोग पढ़ने आते थे। दिल्ली से मैंने बताया, उज्जैन से बताया, भोपाल से बताया, ग्वालियर के तो थे, लश्कर के थे, मुरार, ग्वालियर में 2 पोर्शन हुआ करते थे, लश्कर और मुरार, अलीगढ़ से थे, और भी बाहर से लोग पढ़ने आते थे। आप देखिए 8-9 साल के अंदर ही वो क्रांतिकारी जगह पे लोग, जहाँ शिक्षा नहीं हुआ करती थी वहां बाहर से लोग पढ़ना आना चालू हो गए। ये एक बड़ा अद्भुत विषय है। और जहाँ केवल भारतीय स्वतंत्रता की ही बात नहीं हो रही है, वहां रचनात्मक कार्यों का भी कार्यक्रम चालू हो जाता है। तीसरा पॉइंट है वहां पे कि कैसे सत्ताएं उनके खिलाफ थी,
जब 27-28 में मैंने बताया साइमन कमीशन आया और ये क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से तेजी पकड़ना चालू हुई, तो 1929 में फिर से जो हसमत रहमतुल्लाह यहाँ के होम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा सर्कुलर जारी किया गया स्पष्ट रूप से कि पूरी का कार बंद कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। पर ईश्वर के संयोग से सारी चीजें चलती रहती हैं और विधिवत रूप से 1931 में जब आदर्श सेवा संघ का गठन होता है, तब 252 गांवों का आपका ग्राम विकास का, स्वास्थ्य का तथा शिक्षा का संपूर्ण रूपेण कार्य आदर्श सेवा संघ को दे दिया जाता है। ये बड़ा क्रांतिकारी पॉइंट है। और देखिए इसमें 31-32 में ही इन सभी के नाम आते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में। 3 मेंबर्स की कमेटी बनती है जिसके चेयरमैन मिस्टर एल हाइट होते हैं, ब्रिटिशर्स थे। उनके अंतर्गत ये 2 साल ये कॉन्स्पिरेसी केस चलता है, जिसमें 5 लोगों के नाम आते हैं आदर्श विद्यालय के, इंक्लूडिंग पंडित जी। और उसी दौरान फिर से विषम परिस्थितियां बनती हैं और इसके बाद सरदार साहब को भी उनका जो एक टाइटल दिया था मदर ऑफ इंडिया फर्स्ट द्वारा, राज राजेंद्र का, वो छिना लिया जाता है। यहाँ स्थिति बन जाती है कि जागीरदारी ना छिन जाए। पर ईश्वर संयोग से 1934 होते होते सारी चीज वापस आ जाती है, उनका टाइटल भी वापस आ जाता है, पूरी फिर अपने मुकाम पे आ जाता है और सारी चीजें अपनी गति से चलने लगती हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए बताई कि 1938 के बाद तो उन पर रिकॉर्ड मिलना चालू हो जाता है, तो इसके पहले रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए इसको रिकॉल करना सारी चीजों को जरूर था। तो आदर्श विद्यालय केवल स्वतंत्रता संग्राम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि रचनात्मक जो कार्य थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि 1935 में 1200 बच्चे प्रति वर्ष उनकी स्ट्रेंथ थी। इस तरीके से अगर आप पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 1947 तक लगभग 25,000, मैंने कम एस्टिमेट लगाया है, कम से कम 25,000 लोग वहां शिक्षित होते हैं, जो केवल शिक्षा ही कार्य नहीं, स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी बनते हैं, विचारों में भारतीय बनते हैं, जो भारतीय परंपरागत विचार हैं उसमें आगे बनते हैं, सारे रचनात्मक कार्य सीखते हैं और एक स्वावलंबन और स्वाभिमान की जो मूल भावना है वो उनमें ठोस के कूट के उनमें डाल दी जाती है। जैसा कि भार्गव साहब ने मेंशन किया, वो आज भी परिलक्षित होती है 100 साल बाद भी नैतिक रूप से। और इसके स्पष्ट उदाहरण है कि पोरी जैसा पिछड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी, जहाँ एवरेज एज आज से 100 साल पहले 30-35 साल हुआ करती थी, आज भी बहुत ज्यादा नहीं है। आज की तारीख में वर्तमान पीढ़ी में भी 60-70 से ज्यादा नहीं है। पर जो आदर्श विद्यालय में पढ़े या आदर्श विद्यालय का संचालन किया या कार्यकर्ता रहे, वो उनकी एवरेज एज 100 साल रही है। तो कहीं ना कहीं ये द्योतक उस बात का, उन संस्कारों का, कि कहीं ना कहीं वो अद्भुत जगह थी, चमत्कारिक जगह थी। तो आज आदर्श विद्यालय के 100वें वर्ष पे मैं आदर्श विद्यालय का साधुवाद देता हूँ कि उसने इतना एक क्रांतिकारी गढ़ रहा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भी, रचनात्मक कार्यों का भी, और गांधी जी की जो अवधारणा थी कि कैसा हमारा आजाद भारत कैसा हो, वो परिकल्पना को एक सफल रूप उन्होंने वहां पे दिया और आजादी के पहले सारा चीज करके दिखाई। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। पर बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो सारी घटनाएं हुई, ये सारी आजादी के पहले हुई, विपरीत समय में हुई, संसाधनों के अभाव में हुई। जब हम राष्ट्र ये आजाद हुआ 1947 के बाद, आदर्श विद्यालय, आदर्श सेवा संघ का डिक्लाइन चालू हुआ। और डिक्लाइन ही नहीं हुआ, एक समय ऐसा आया कि गुमनाम हो गया। और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, हमें इसे पुनर्चिंतन करने की आवश्यकता है। और केवल आदर्श विद्यालय के लिए या क्षेत्र के लिए नहीं, ये मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक है कि वो इन सब बधारे चिंतन को पुनः सोचे। भारतीय सभ्यता संस्कृति, उसकी सनातन धर्म की जो चिंतन है उसको पुनः पहचाने। आज ये मानवता की आवश्यकता है, देश की नहीं, मानवता की आवश्यकता है, इस विश्व की आवश्यकता है। ये भारत जो कभी विश्व गुरु रहा अपने आध्यात्मिक शक्तियों के कारण, जिसने विश्व को एक संस्कृति दी, उसको हमें अगर पुनः जीवित करना है तो हमें इस पंडित जी टाइप के लोगों का महत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, उस विचार को अपनाना पड़ेगा, तभी हम उस दिशा को में हम आगे बढ़ सकेंगे, हम अपने आप को सफल और फलीभूत समझेंगे।
तो ये हम लोगों का सभी लोगों का कर्तव्य है इस चीज़ को आगे बढ़ाएं आने वाले कल के लिए। आज जो लोग उपस्थित हुए उन सभी के लिए धन्यवाद, विशेष रूप से भार्गव साहब का, श्रीमाली साहब का, आप लोग बता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संदीप बंधु जी। आपका अध्ययन बहुत गहरा है। पंडित जी की व्यक्तित्व के विविध आयामों को आपने बड़ी गहराई से छुआ है और बहुत ही सरल शब्दों में हम सबको उनकी उस यात्रा से अवगत कराया जिसका दस्तावेजीकरण पर्याप्त तरीके से नहीं हुआ है अथवा अत्यल्प है। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और यहाँ मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि चूंकि कोविड संक्रमण के प्रोटोकॉल के कारण हमारी सीमाएं थी, नहीं तो इस कार्यक्रम का हम विस्तार के साथ करना चाहते थे और ऐसी हमारी मंशा भी थी, लेकिन आज यह कार्यक्रम हुआ है तो यह बहुत ही हमारे लिए सफलता का विषय है। और सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में संचार की विभिन्न तकनीकें हैं, तो आज यह कार्यक्रम हुआ है। हम फेसबुक से और इसके जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है विभिन्न माध्यमों से, व्हाट्सएप से इस कार्यक्रम को समाज के बीच पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इस कार्यक्रम की सार्थकता भी तभी है जब यह कार्यक्रम यहाँ से निकला विचार जन जन तक पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके और यह विचार आगे बढ़ सके। तो इस कार्यक्रम में आए हुए सभी श्रोताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और कार्यक्रम के समापन की दिशा में हम अपने अतिथियों का आभार व्यक्त करने की हमारी परंपरा रही है। तो मैं हमारे मुख्य वक्ता श्री प्रमोद भार्गव जी के प्रति बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमको सारगर्भित तरीके से पंडित जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के विषय में बताया। मैं वरिष्ठ पत्रकार श्री देव श्रीमाली जी के भी प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो कि उन्होंने कई नई बातें रखी और उन्होंने कहा कि उनका विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी राष्ट्रीय स्तर पर यह बात पहुंचनी चाहिए और जिस सम्मान के वे हकदार हैं, जिस सम्मान के साथ उनकी व्यापकता होनी चाहिए वह पहुंचनी चाहिए, तो उनके विचार को संस्थान बिल्कुल निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। मैं संदीप जी के भी प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की और इस कार्यक्रम के आयोजन की सफलता के साथ आज संपन्न कराया। तो और बाकी अंत में सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज से यहाँ से जो विचार निकला है वह यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। आगे भी शोध संस्थान पंडित गोपाल कृष्ण पौराणिक जी की स्मृति में लगातार ही कार्यक्रम आयोजित करेगा और इस विचार का प्रचार प्रसार निरंतर करता रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम के अंत में आप सभी स्वल्पहार पर सादर आमंत्रित हैं।